इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से आपके स्कोर इम्प्रूव होंगे, क्या एनालिसिस करनी है, किस पे वर्क करना है, ये सारी चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन अपने 2 से 3 से 4 मैं बोल रही हूँ 5 पेपर एनालाइज करो जिसमें आपके सेम स्कोर आ रहे हैं और फिर आप डीपली एनालाइज करो कि कौन सा चैप्टर का कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। रिसेंटली मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन मुझसे भी और शायद गूगल बाबा से भी वो ये है कि मैम मेरे स्कोर इंक्रीज नहीं कर रहा है, मेरा मॉक टेस्ट का स्कोर इम्प्रूव ही नहीं हो रहा है, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं एनालिसिस भी कर रहा हूँ, मैं कंसेप्ट बार बार पढ़ भी रहा हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है। बेटा जी ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सबके स्कोर इंक्रीज ना होने का अलग अलग सिचुएशंस में आप लोग हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, है ना। किसी की सिचुएशन ऐसी होगी कि उसका स्कोर धीरे बढ़ रहा होगा, किसी का स्कोर वहीं रुक गया है ना, बिल्कुल एक थमे पानी की तरह, है ना। और किसी का स्कोर ऐसा होगा कि कभी वो बिल्कुल झाड़ पे चढ़ जा रहा होगा और कभी वो बिल्कुल नीचे जमीन पे पटका गया होगा। ठीक है, तो यार इन तीनों सिचुएशन जो मैंने आपको बताई है, इन तीनों सिचुएशन में आप किस तरह से अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं और किस तरह से आपके स्कोर इंप्रूव होंगे, क्या एनालिसिस करनी है, किस पे वर्क करना है, ये सारी चीजें मैं आज के इस वीडियो में बताने वाली हूं। और बेटा जी अगर आप ये वीडियो पूरी नहीं देख रहे हो ना तो बेटा इट्स ऑल योर लॉस, क्योंकि अगर आपका कोई मॉक टेस्ट में स्कोर इंक्रीज करा सकता है ना तो वो ये वीडियो है और आपकी मेहनत है। ठीक है, अब यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहली सिचुएशन है कि कोई बच्चा है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसका नाम है अभय। अब वो अभय क्या बोल रहा है, अभय बोल रहा है यार मेरे ना पूरे टाइम जो स्कोर है, मेरा जो स्कोर है पूरे टाइम 400 से 450 के बीच में अटका हुआ है, इससे ऊपर ही नहीं जा रहा और ना ही इससे नीचे आ रहा है। पहली सिचुएशन ये होगी यार सेम स्कोर आ रहा है, 400 से 450 के बीच में घूमता रह रहा हूं। अब इस सिचुएशन में अभय को क्या करना चाहिए कि वो आगे जाके अपना स्कोर इंक्रीज कर ले, मॉक टेस्ट में उसका स्कोर इंक्रीज कर ले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो अभय है ना बेटा, ये एनालिसिस तो कर रहा है, इसको पता होगा कि मेरा यार कौन सा चैप्टर है वो वीक है, लेकिन इसको ये नहीं पता होगा कि उस चैप्टर का कौन सा पर्टिकुलर कंसेप्ट है जो उसका वीक है। ठीक है, एक तो उसको नहीं पता होगा कि कौन सा कंसेप्ट वीक है, ठीक है, दूसरा उसको नहीं पता होगा कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चन में ये फंस रहा है। ठीक है, किस टाइप ऑफ क्वेश्चन में ये फंस रहा है, और वो क्या कर रहा होगा, उसका कोई एक कंसेप्ट वीक होगा लेकिन वो अपना पूरा टाइम उस चैप्टर को बार बार पढ़ने में वेस्ट कर रहा होगा। और ये बच्चा वो बच्चा है जो सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहा है और बाकी दूसरी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। तो बेटा जी अगर आपका स्कोर एक ही जगह पर स्थिर हो गया है, एक ही जगह पे रुक गया है, इसका मतलब आप अपने पेपर की डीप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। और डीप एनालिसिस नहीं करने का मतलब है कि आप अपनी गलतियों पे वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि यार इस वाले पोर्शन से मेरे को इस पर्टिकुलर पोर्शन में प्रॉब्लम है, तो उस पर्टिकुलर चीज पे वर्क करके देखो, आपका स्कोर 110% इंक्रीज होगा। आप किस तरह के क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो, किस तरह के क्वेश्चन आप फंस रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो अभय है ना, इसको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और वो बार बार रिपीटेडली यही मिस्टेक कर रहा है। तो बेटा अब है आपको क्या करना है, आपको अपने मॉक टेस्ट के अलावा भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखनी है ना, और खासकर उन पोर्शन की, उन कंसेप्ट की, उन टॉपिक्स की जो आपके वीक है, और वीक टॉपिक्स के लिए आपको डीप एनालिसिस लगेगा। ठीक है, तो एक दिन पूरा लो, लेकिन अपने 2 से 3 से 4 मैं बोल रही हूं 5 पेपर एनालाइज करो जिसमें आपके सेम स्कोर आ रहे हैं और फिर आप डीपली एनालाइज करो कि कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, वहां वर्क करो। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को बचाना है, स्मार्टली प्रिपेयर करना है हमें। दूसरी सिचुएशन है किसी का स्कोर फ्लक्चुएट कर रहा है। अब फ्लक्चुएट का मतलब क्या है कि कभी तो भैया बिल्कुल मतलब 550 आ रहे हैं, है ना, और 550 में इस बार कॉलेज तो मिलेगा नहीं, और कभी कभी बिल्कुल मतलब 680 क्रॉस कर दे रहा हूं, लेकिन फिर अगले टेस्ट में मेरे फिर 500 से 550 के बीच में आ रहे हैं।
तो भैया ये सिचुएशन भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आपका कॉन्स्टेंटली स्कोर 650 से 680 के बीच में घूम रहा है तो बिल्कुल फाइन है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा जी इस केस में आपको क्या करना है, आपको अपने 2 पेपर उठाने हैं, है ना, और टाइम हो तो 4 उठाओ। 2 वो पेपर उठाने हैं आपको जिसमें आपका स्कोर कम है, ठीक है, और 2 वो पेपर उठाने हैं जिसमें आपका स्कोर ज्यादा है। अब आपको इनको डीपली एनालाइज करना है, ठीक है, डीपली एनालाइज करना है। और जब आप एनालाइज करोगे ना, आपको पता चलेगा कि जो कम स्कोर जिसमें आ रहा है ना, इसमें कोई ऐसे टॉपिक आ रहे हैं जो तुम्हारे वीक हैं, इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं जो तुम्हें समझ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और इस वाले में जिसमें तुम्हारा स्कोर अच्छा आ रहा है ना, इसमें वो टॉपिक से क्वेश्चन नंबर कम है और उस तरह के क्वेश्चन कम है जो तुम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ये डिफरेंस पड़ता है आपके कोई ना कोई, जैसे कि अगर किसी बच्चे के 680 प्लस आए हैं तो बोलेगा यार अगले में तो 700 कर ही लूंगा, है ना, तो वो एनालिसिस नहीं करता कभी भी कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, जबकि उस बच्चे को एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। और अगर उसी बच्चे के 650 फिर 550 पे आ रहा है ना, तो बेटा कोई टॉपिक का डिफरेंस है कि 680 में जिसमें तुम्हारे मार्क्स आए हैं, उस 680 में एक टॉपिक ऐसा आ गया जो तुम्हें आता था और 550 में एक टॉपिक या 2 टॉपिक ऐसे आ गए जो तुम्हें ढंग से नहीं आते हैं। तो अपने उन वीक वाले टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, तो आपको ये डिटेल एनालिसिस करनी है। और 110% गारंटी कर दूंगी जिसकी एक स्कोर फ्लक्चुएट कर रहा है ना, उसके साथ यही प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तीसरा चीज है कि आपका स्कोर इंक्रीज हो रहा है बट बहुत स्लो इंक्रीज हो रहा है और अभी हमारे पास ज्यादा टाइम बचा है नहीं। तो बेटा जी अगर आपका स्कोर इंक्रीज हो रहा है वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपको इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ मार्च और अप्रैल है। तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए आपको आपकी ना स्पीड और एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आपको इन 2 चीजों पे वर्क करना है, और इन 2 चीजों पे अब आप कब वर्क करोगे, कब कैसे वर्क कराओगे, मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस, मोर मॉक टेस्ट, और मोर मॉक टेस्ट के साथ ये जो मॉक टेस्ट आप दे रहे होगे ये एग्जैक्ट 3 आवर्स का टाइम लेके दे रहे होगे, वही स्लॉट है ना। ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली अच्छी बात है, लेकिन मॉक टेस्ट आप जब भी दोगे तो आप 3 घंटे का टाइम लेके दोगे और साथ के साथ आप OMR फिलिंग भी करोगे। इसी 3 घंटे में आपको 20 मिनट वो छोड़ने, अगर आपके पास OMR नहीं है फिर आपको 20 मिनट वो छोड़ने पड़ेंगे जब आप OMR को जिस टाइम दोगे, ठीक है। तो ये 3 सिचुएशन है जो इस समय हर बच्चा, हर एक नीट एस्पिरेंट फेस कर रहा होगा। तो इन तीनों सिचुएशन पे वर्क करिए। ये तीनों सिचुएशन अलग है, इनकी एनालिसिस अलग होनी चाहिए और इनके तीनों की एनालिसिस पे वर्क अलग तरीके से होगा। तो अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई सिचुएशन है प्लीज डू कमेंट डाउन। एंड आज हम लोग करने वाले हैं एवोल्यूशन का पूरा चैप्टर हम लोग करेंगे। पॉइंटर्स वाली सीरीज बायोलॉजी की डॉक्टर्स अड्डा पे स्टार्ट हुई है, जिसमें हम हर चैप्टर के वो मेन इंपॉर्टेंट लाइंस ढूंढ रहे हैं। वो मेन इंपॉर्टेंट लाइंस मैं आपको बताने वाली हूँ जिनसे प्रीवियसली क्वेश्चन आए हैं और जिनसे अब क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डेली मैं आपको मिलती हूँ इसी चैनल पे 7 PM पे, एंड काफी बच्चे कनेक्टेड है। अगर आप भी कनेक्ट होना चाहते हो तो 7 PM डेली I'll be there on Doctors Adda, and stay tuned on Doctors Adda. Till then, tata, bye bye, and keep studying.